क्या आपने कभी सोचा है जो खाना आप खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारी बॉडी है जिसको कि हम एक मशीन के रूप में देखते हैं वो काम कैसे करती है? हम जो खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन कैसे होता है? वो हमारे ब्लड में कैसे मिल के हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है? या फिर हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर कैसे निकलती है? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हमारी बॉडी है जिसको कि हम एक मशीन के रूप में देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इन सारे प्रोसेसेस को कंबाइन करके हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्यों लाइफ प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि ये हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम जी रहे हैं तो कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी वजह से। अगर उनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस चैप्टर में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, हम इन्हीं सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th की सीरीज चल रही है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसा कि नाम है लाइफ प्रोसेस, इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। मैं जैसा कि आपको पहले भी कहता आया हूं, मैं पूरा फोकस एनसीईआरटी पर रखता हूं। इसी वजह से मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स हमेशा अच्छे आए हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन से हमेशा कंटेंट उठाया और बोर्ड एग्जाम में हमेशा उसी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल इनसाइड में जाके पढ़ेंगे, एकदम डीप में जाके, और एकदम एंजॉय करेंगे। कम से कम टाइम में हम चीजों को कवर करेंगे। जैसा कि नाम है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्लस प्रोसेसेस। हमारी जो बॉडी है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है टू मेक अस अलाइव। ठीक है, ये जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जिनमें से न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी है जिसका कि हम पूरा एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी? हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स को एनर्जी चाहिए फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। वो एनर्जी आती कहां से है? वो एनर्जी आती है फूड से। कैसे आती है एनर्जी फूड से? ये सारी बहुत ही एकदम बढ़िया वाली कहानी है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी की तरह ही आप सुनना। अगर आप ऐसे समझोगे कि यार ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, नहीं, आप एक कहानी की तरह इसको देखो कि भाई हम जब अपने मुंह में खाना डालते हैं फिर उसका क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर वो पेट में जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस को आप एंजॉय करिए। और एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी के इसमें लिख दिया। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, कंप्लीट नोट्स हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, जैसा नाम वैसा काम। यूनिसेलुलर मींस जिसमें कि एक सेल है, और मल्टीसेलुलर जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या हैं? अमीबा, प्रोटोजोआ। ठीक है, और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स क्या हैं? ह्यूमन, डॉग्स, ट्रीज, जितने भी बाकी हैं वो सब मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड कैसे लेते हैं? हमें तो अपना तो पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, भाई हम जैसे फूड लेते हैं, हमें पता है भाई हम मुंह में फूड रखते हैं, उसके बाद वो जाता है स्टमक में, जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कुछ सिक्रीशंस होते हैं, ये सब हमें कहानी पता है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड लेते हैं? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो पूरा बॉडी होता है, पूरा सर्फेस होता है, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन की हेल्प से फूड लेते हैं। डिफ्यूजन मीन्स कि भाई पूरा सर्फेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो कोई भी फूड पार्टिकल है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं। ये अमीबा है। ये अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज करो कोई फूड पार्टिकल है, तो ये इसमें डिफ्यूज कर जाएगा। अब इसका भी एक प्रोसेस है, उसको हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें ये डिफ्यूज करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हायरार्की इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मींस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो हम ह्यूमंस हैं वो कैसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल्स। सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनके बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन्स की बात करें जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब ऑर्गन्स है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जिसमें किडनीज भी आती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स, पूरी ह्यूमन बॉडी को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये पांच चीजों से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, तो इन पांचों चीजों में कुछ पर्टिकुलर जगह जगह पे प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस क्या है उनको हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको आप मिस मत करिए। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना कि कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, तो कहानी में क्या होता है, पहले मुझे एक भूमिका बनानी पड़ेगी ना कि भाई कैसे कैसे चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब मैं लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हैं, और उस टाइम पे उन क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बोल रहा है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करता रहता है। हम टाइम टू टाइम बीमार होते रहते हैं,
कोई इन्फेक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है या कोई भी अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ब्रेक डाउन करते रहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए, हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए। भाई गाड़ी है वो भी टाइम टू टाइम खराब होती है, चलेगी। हमारी बॉडी भी एक मशीन ही तो है, चलेगी तो टाइम टू टाइम सेल्स ब्रेक डाउन होंगे। हमें पता है कि बिलियंस ऑफ सेल्स डेली मर जाते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स डेली नए पैदा हो जाते हैं डेली, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस परमानेंट चलता रहता है। अब इस मेंटेनेंस प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए? मेंटेनेंस अगर करना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जो एनर्जी कहां से आती है? आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड है। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्वाइट वेरीड। क्वाइट वेरीड मतलब यार कभी हम बर्गर खा लेते हैं, कभी हम पिज्जा खा लेते हैं, कभी हम सैलेड खा लेते हैं, अलग अलग टाइप की वेराइटी ऑफ चीजें हम खाते हैं, ठीक है। बट हमारा जो स्टमक है, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको जो फूड पार्टिकल चाहिए वो एक यूनिफॉर्म शेप और साइज में चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खा लिए। तो वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं और यूनिफॉर्म पोर्शंस में जाते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स होते हैं अंदर, वो सारे एक्शंस होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी खाएं, बट जब वो हमारे स्टमक में जाता है, जब वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है, तो वो एक यूनिफॉर्म पोर्शन में ही जाता है। उसके बाद द एनर्जी इज यूज्ड फॉर, अब ये जो हमें एनर्जी मिली किससे मिली? फूड से मिली। फूड को पहले ब्रेक डाउन किया गया। ब्रेक डाउन करना क्यों जरूरी है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि व्हाई आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन। क्यों उनको क्यों तोड़ना जरूरी है? वो इसलिए तोड़ना जरूरी है जिससे कि यूनिफॉर्म पोर्शन में हमारी बॉडी में एनर्जी जाए। इस एनर्जी को हम कहाँ यूज करते हैं? जो भी हम जैसे चल रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी यूज होती है। और जो भी रिपेयरिंग होती है बॉडी की, मेंटेनेंस होता है, उसमें ये एनर्जी यूज होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी डिटेरियोरेट करती है, अफेक्ट होती है, उसको मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है फूड से। फूड बहुत ही वेरीड होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं यूनिफॉर्म पोर्शंस में, और फिर उस एनर्जी से हम अपने बॉडी के मूवमेंट्स और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये कहानी की भूमिका हो गई। अब चलते हैं भाई, बार बार फूड की बात हो रही है तो न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स बाय ऑर्गेनिजम्स। और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं हमें फूड से। अरे भाई कार्बोहाइड्रेट्स राइस में होता है, फैट्स भी होता है, प्रोटीन्स चाहिए हमें, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स लेते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन प्रोटीन्स लेते हैं, मिनरल्स चाहिए। तो ये सारी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इनको हम फूड से फुलफिल करते हैं। ये सबसे पहला प्रोसेस है जिसका कि नाम है न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हम जो भी चीज पढ़ेंगे हम प्लांट से रिलेटेड भी पढ़ेंगे और एनिमल से रिलेटेड भी पढ़ेंगे। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, मैन इज एन एनिमल, ठीक है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला मोड है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा मोड है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में फिर तीन मोड्स आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मोड है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉपिक मींस बनाना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मींस सेल्फ फूड मेकिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और बैक्टीरिया भी। ये देखो हमें पता है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, होता कैसे है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड। हमें पता है ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस चाहिए? सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स को एनर्जी देते हैं। अभी हमने सारी कहानी बताई कि एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम तो फूड से ले लेंगे, भाई प्लांट्स को भी तो फूड चाहिए। अब प्लांट्स किस फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं? प्लांट्स ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहे हैं, उससे अपना फूड बना रहे हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कहानी देखते हैं इसकी क्या है प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखो मैं पूरा रिएक्शन के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो द कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए उसने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना लिए। कार्बोहाइड्रेट बोलो, ग्लूकोज बोलो, स्टार्च बोलो, सब एक ही बात। अब कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए। अब हमारी बॉडी में भी तो यही होता है कि हम खाना खाते हैं,
हमें एनर्जी मिलती है, बट कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है उस टाइम के लिए जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो वो एनर्जी हमें तब देता है। तो प्लांट्स में भी यही होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, जो कि एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व बन जाता है। मतलब अगर प्लांट्स को कभी और एनर्जी चाहिए तो वो उससे एनर्जी ले सकते हैं। अब देखो ये आ गया, बोल रहा है भाई रिएक्शन तो पढ़ लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, फिर वाटर जो है ये एच और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये किसमें रिड्यूस होगी, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री में, रिडक्शन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो रिड्यूस होके कहां जा रही है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड में ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जा रही है, ये कार्बोहाइड्रेट है, यही तो एनर्जी है, ये एनर्जी है। और साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो अपना खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होते वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट्स इनसाइड अ लीफ। लीफ के अंदर क्या है, देखते हैं क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है। आपको पता है जाइलम फ्लोएम, जाइलम क्या होते हैं, जाइलम होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू और फ्लोएम होते हैं फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्टोमेटा। तो यहाँ पे आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं। स्टोमेटा क्या है, स्मॉल होल्स इन द सर्फेस ऑफ लीफ। लीफ की सर्फेस में जो स्मॉल होल्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये गैसेस को पास करने में हेल्प करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, तो ये स्टोमेटा की हेल्प से होता है। स्मॉल होल्स इन द सर्फेस ऑफ लीफ और स्टेम, ठीक, ये हो गए आपके स्टोमेटा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन डॉट्स होते हैं सेल में जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो करता है दे स्वेल, वो स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। ये देखो ये स्वेल हो गए, यहाँ पे ये स्वेल हो गए और स्टोमेटा खुल गया है। व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब वो वाटर लूज कर देते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं, ये देखो ये श्रिंक हो गए हैं और स्टोमेटा क्लोज हो गया है। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन डॉट्स होते हैं सेल्स में। स्टोमेटा क्या होता है, होल्स होते हैं सरफेस में जो कि गैसेस का एक्सचेंज के लिए जरूरी होते हैं। और गार्ड सेल्स जरूरी होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलती कैसे है, तो लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं स्टोमेटा, हमें पता है, ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट। स्टोमेटा की ही हेल्प से हमें, सॉरी हमें नहीं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। ये देखो ये लीव्स हैं, इसमें ये होल्स हैं और इसी की हेल्प से स्टोमेटा अंदर जा, स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, जब वो खुल जा रहे हैं, और जब वो क्लोज हो जा रहे हैं तो ऑक्सीजन बाहर जा रही है। How do plants obtain water and nutrients? Water और nutrients कहाँ से मिलते हैं? The water required by the plants for photosynthesis is taken up by the roots की हेल्प से हमें, फिर मैं हमें बोल रहा हूँ, हमें नहीं भाई, प्लांट्स को, ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। तो प्लांट्स को वाटर मिलता है रूट्स की हेल्प से, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम ये भी हमें, फिर हमें बोल रहा हूँ, आप समझदार हो ना, आप समझ जाओ, ठीक है। ये भी कहाँ से मिलते हैं, ये भी सॉइल से मिलते हैं। ये देखो ये वाटर सॉइल से मिल रहा है, ठीक है, रूट्स की हेल्प से ये ऊपर जाएगा, जाइलम टिश्यू इसको अपवर्ड मूव कराएंगे, ठीक है। ये कह रहा है मेरा भी ध्यान रखो, नाइट्रोजन कह रहा है मेरी भी बात करो। नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज होता है। नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये भी सॉइल से ही मिलता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए। अब हम देखते हैं हाउ डू डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दो देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। भाई डेजर्ट प्लांट की तो अलग ही कहानी है, वो कह रहा है मैं क्या करूं, मर जाऊं, हाँ? तो डेजर्ट प्लांट क्या प्रॉब्लम है उनके साथ कि उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं। अब हमें पता है कि स्टोमेटा जो है वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है। तो दिन में स्टोमेटा क्लोज क्यों रहते हैं, और अगर वो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। ये देखो डेजर्ट प्लांट आ गए, कैक्टस के बारे में हमने सुना है, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट
कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं, वो दिन में तो उनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। वही जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। द स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अगर दिन में उनके स्टोमेटा खुल जाएंगे तो इतनी हीट होती है वहां पे डेजर्ट में, जिससे कि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद रहते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे टाइम, जो एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया डे टाइम में वो कंबाइन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे, वो रात में लेंगे, दिन में क्लोरोफिल एनर्जी मिल गई, क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब कर ली और फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस दिन में ही होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात में लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि फोटोसिंथेसिस रात में हो रहा है, बट फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि 3 टाइप्स थे, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड बाय ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन है, ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स और बैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, एनिमल्स और फंगाई। अब देखो ये आ गए महाशय, इन्होंने हमें बताया कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप का होता है। हमने आपको पहले भी बताया था, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं अपना फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल है, इसको अपनी बॉडी के आउटसाइड, बाहर ही इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद उसको लेंगे। द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, और ये अपना फूड्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लेते हैं। अभी हमने बताया कि जितने भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो अपना फूड ऑटोट्रॉप्स से लेते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स। तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से अपना फूड ये लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम्स। अब अगला मोड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना फूड लेते हैं विदाउट किलिंग इट, उसको मारते नहीं है बस उससे फूड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, जैसे कि लाइस, कैस्कटा, लीचेस और टेपवॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी पे बैठ गए और ह्यूमन का खून चूस लिया, उनको फूड मिल गया बट ह्यूमंस को वो किल नहीं करेंगे। ऐसे ही टेपवॉर्म्स हैं, लीचेस हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे जाते हैं और वहां से ब्लड सक करते हैं या जो भी उनको चाहिए वो सक कर लेते हैं और उनको मारते नहीं, अपना फूड ले लेते हैं। तो पहला टाइप हो गया सेप्रोट्रॉपिक, जो कि अपना फूड बाहर तोड़ते हैं उसके बाद खाते हैं। दूसरा हो गया पैरासिटिक, जो कि दूसरों से अपना फूड लेते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है। और तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड क्यों बोला जाता है, क्योंकि फूड बहुत ही ज्यादा वेरिड होता है, वैरायटी होती है, ठीक है, इनटू द बॉडी एंड ब्रेक्स इट डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे हम ह्यूमन से हम अपना खाना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फूड है, उसको हम लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई खाना लिया, पिज्जा लिया, उसको पहले ग्राइंडर में पीस लिया, ठीक है, उसके बाद उसको एकदम छोटा छोटा करके खा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो फूड का ब्रेकडाउन है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं डॉग, कैट, जिराफ, अमीबा एंड ह्यूमंस। तो ये तीनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता होने चाहिए। हेटेरोट्रॉपिक में आता है सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने आपको बताया था अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये देखो अमीबा का पूरा प्रोसेस है, कैसे फूड वो लेता है। अमीबा हमने बताया था डिफ्यूजन की हेल्प से लेता है। अमीबा टेक्स इट फूड बाय एंटायर सरफेस, कहीं से भी ले सकता है बाय यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, जिसको कि हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये देखिए ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस दिख रहे हैं आपको, इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इनकी हेल्प से अमीबा अपना फूड लेता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है। पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं हम। सबसे पहले इंजेक्शन, फूड इंजेस्ट कैसे होगा, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। डाइजेशन कैसे होगा, फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में फूड जाएगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। उसके बाद एब्जॉर्ब करेगा फूड को। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये देखो फूड पार्टिकल अंदर आ गया है, ये फूड वैक्यूल, इसने एक ये जो घेरा बना लिया इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। मतलब पहले फूड पार्टिकल अंदर जाएगा, उसके बाद ये एक वैक्यूल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन, अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन द अमीबा सेल इज यूज्ड। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो हमने फूड लिया उससे हमें एनर्जी मिले, ठीक, एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन की हेल्प से उसको। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ अमीबा साइज, ठीक है। अमीबा जो फूड लेता है उससे उसको एनर्जी मिलती है और अमीबा का साइज इंक्रीज करता है। उसके बाद इजेशन, जो बचा वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है। तो अमीबा बस कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, जैसे कि ह्यूमंस में एनस होती है,
वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। वैसे अमीबा में कुछ भी फिक्स प्लेस नहीं होता, ना ही फिक्स माउथ भी तो नहीं होता, उसमें डिफ्यूजन की हेल्प से खाना अंदर आता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है एट एनी पॉइंट, जब भी कंप्लीट हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगी और अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड कलेक्ट हो जाता है अमीबा में, तो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और फूड मटेरियल बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, विच लिव्स इन वाटर में रहता है। पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। ये सीलिया, इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये फूड पार्टिकल्स को अंदर लेते हैं, ये देखिए, ये सीलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल्स अंदर जाता है और इसके माउथ में एंटर करता है, ठीक है। तो क्लास 10 के लेवल पे इतना ही है पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिससे मैंने ये चैप्टर शुरू किया था। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसको कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलेंगे या फिर हम उसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलेंगे। अब बहुत ही मजेदार कहानी शुरू होने वाली है, दिल थाम के बैठिए आप लोग। ये देखो भाई, ये लेके बैठे हैं और ये पूरा पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है। आपको भी मैं ऐसे ही पूरा अंदर का सीन दिखाने वाला हूँ कि अंदर चलता क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखो भाई, 5 प्रोसेस होते हैं। जैसे अमीबा में इंजेशन, फूड कैसे अंदर जाएगा, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्ब कैसे होगा, उसके बाद एसिमिलेट होगा, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी, और वेस्ट मटेरियल इजेस्ट कैसे होगा, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस आपको याद रखने हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एक एक को गहराई से मजेदार तरीके से हम देखने वाले हैं। ये देखो आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ये डायग्राम भी कई बार पूछा गया है, ठीक। तो अब कहानी सुनो। कहानी क्या है, ये हमारा जो माउथ है, ठीक है, बकल कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ से हम खाने को अंदर डालते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 पाइप्स होते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सिर्फ एक ही पाइप दिखाया गया है। एक होता है विंड पाइप, होता है विंड पाइप, और एक होता है फूड पाइप, एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप को हम इसोफेगस बोलते हैं और विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो फूड पाइप में एंटर करता है और उसके बाद यहाँ पे इस पाइप की हेल्प से नीचे जाता है। इस पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब होता है कि खाने को कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से नीचे पास किया जाता है। तभी अगर आप ये भी सोच सकते हो कि भाई ग्रेविटी तो होती है, तो अगर हम खाना मुंह डालते हैं तो अपने आप नीचे चला जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की जरूरत क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि कभी अगर हम उल्टे होकर खाना खाएं ना, अपना सर नीचे कर लें और पैर ऊपर कर लें, पेड़ पे लटक जाते हैं ना कुछ लोग, और खाएं तब भी खाना नीचे चला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से, ठीक। उसके बाद खाना आता है, ये जो महाशय बैठे ना, इनको बोलते हैं स्टमक, देखो लिखा भी हुआ है, स्टमक में खाना आएगा। स्टमक में क्या होगा कि HCl और कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे जिनको कि हम पेप्सिन बोलते हैं, वो खाने को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक। HCl का काम क्या है? HCl जो है वो एक तो पेप्सिन रिलीज होती है, तो पेप्सिन तभी काम करती है जब HCl होता है, क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए, और HCl जो है वो अगर खाने में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको भी मार देगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ पे खाने ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद जो खाना है वो यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी टाइम पे लीवर कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, बाइल जूस बोलते हैं जिसको कि हम, ठीक है। और पैनक्रियाज जो है जो हमारी ये पैनक्रियाज हैं, ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करेंगी जिनको कि हम ट्रिप्सिन और लाइपेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं ये खाने को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो खाने को तोड़ेगा और लाइपेज भी खाने को तोड़ेगा। अब किसमें तोड़ेगा वो आगे की पूरी कहानी अलग है, ठीक। अब देखते हैं, अभी खाने का रास्ता आपने देखा, मुंह से गया इस पाइप में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से नीचे आया, स्टमक में HCl और पेप्सिन रिलीज किया, और फिर खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको किसके सिक्रीशंस मिले? लीवर से बाइल जूस मिला और पैनक्रियास से एंजाइम्स मिले जिनको कि हम ट्रिप्सिन और लाइपेज बोल दिए, ठीक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ट्रेवल करेगा और एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं जो कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उससे न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है। और ये विलाई ब्लड में न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन ले लिया, उसके बाद जो बचा हुआ खाना है वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आएगा तो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। मतलब हो क्या रहा है कि जो भी हम चीज खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, हम फैट्स खा रहे हैं, हर चीज में ये सब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं, तो उसमें से इन सारी चीजों को ले लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है। और यही जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं इसी को तो हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये सब हमारे ब्लड में सप्लाई होता है और हमें एनर्जी मिलती है, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके बाद खाना
स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, जो खाना बचा हुआ है उसमें से वाटर और कुछ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है जिसको कि हम स्टूल बोलते हैं, वो एनस की हेल्प से बाहर आ जाता है। ठीक, अब आपको पूरी कहानी पता चल गई कि खाना मुंह में जाने से और एनस से जब बाहर आता है वेस्ट मटेरियल, उसके बीच में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ माउथ। उसके बाद डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन जो है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुंह में सलाइवा होता है, द सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूसेस सलाइवा, प्रोड्यूस करते हैं, और जो टंग होती है वो फूड को सलाइवा से मिक्स करती है, और हमारे जो दांत हैं वो खाने को चबा के उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो खाना है ये फूड पाइप, जिसको कि हम इसोफेगस बोलते हैं, उससे नीचे चला जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है वॉल्स ऑफ स्टमक में, स्टमक में मैंने क्या क्या बताया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, अब फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक टू, अब ये पूरी आपको जब कहानी पता चल गई ना भाई, पहले पाइप से आया, स्टमक में गया, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, तो आप लिख सकते हो। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, जहां पे लिवर और पैंक्रियास से उसको कुछ एंजाइम्स के सिक्रीशंस मिले, जो कि मैंने आपको बताया। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप खाना जा चुका है, इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको कि हम विलाय बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए। उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा। एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होगा, जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड को सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करेगा एनर्जी के लिए और ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जो कि मैंने आपको कहानी बताई थी कि फूड क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमें बॉडी को ग्रो करना है और हमें जो बॉडी में डैमेज हो रही है उसको रिपेयर करना है, तो हमें यहाँ से एनर्जी मिल गई। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इजेशन, द फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन वहां से वाटर एब्जॉर्ब करती है, द विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। ये पूरी कहानी, आई होप आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में। अब इस कहानी की जो ऐसे पात्र है ना जिनके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है, उनकी अंदर की कहानी देखते हैं हम। अब देखिए एंजाइम्स का रोल क्या है, एंजाइम्स का रोल क्या है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो खाने को ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में, जिससे कि बॉडी के जो सेल्स हैं उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। ये देखो आ गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ना, ये एक एंजाइम है। ठीक, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। ये कहाँ होती है, ये सलाइवा में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, अब हर एंजाइम फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसको ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में शुगर, ग्लूकोज बोले शुगर बोले एक ही बात है, उसमें ब्रेक डाउन करती है। तो सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ती है। इससे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कौन सी एंजाइम क्या परफॉर्म करती है। दूसरी एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का काम एक ही है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है। अब ये जो एमिनो एसिड्स बन रहे हैं, जो ग्लूकोज बन रहे हैं, इनका काम क्या है, हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं ले सकते, तो एमिनो एसिड्स लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, तो वो ये जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स बन रहे हैं ये हमारे बॉडी के सेल्स में जाएंगे और उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का काम एक ही है। अब पेप्सिन अलग जगह बनती है और ट्रिप्सिन अलग जगह बनती है, मैंने आपको बताया था। जो पेप्सिन होती है वो बनती है स्टमक में और ट्रिप्सिन होती है वो बनती है पैंक्रियाज में। ठीक है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का काम क्या है, प्रोटीन जो है उसको एमिनो एसिड्स में तोड़ना। तीसरी जो एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज ये भी पैंक्रियाज में ही मिलेगी। ये फैट्स को तोड़ती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे जाएंगे कि लाइपेज का फंक्शन क्या है, तो लाइपेज का फंक्शन है फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देना। पेप्सिन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ देना। और सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखो कूद कूद के आ रही हैं, तो इनको आपको ऐसे दिमाग में भी डालना है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन में फर्क समझ लो। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में सेम चीज क्या है कि दोनों प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं। पेप्सिन जो है वो सिक्रीट होती है स्टमक में और काम करती है सिर्फ एसिडिक कंडीशन में, इसीलिए पेट में HCl रिलीज होता है। वो HCl क्या करता है, पेप्सिन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो पेप्सिन तभी काम करेगी, पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तभी तोड़ेगी जब एक एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर। तो पेप्सिन स्टमक में रिलीज होती है और काम करती है सिर्फ एसिडिक कंडीशंस में। ट्रिप्सिन जो है सॉरी, ट्रिप्सिन रिलीज होती है पैंक्रियाज में, सिक्रेट होती है पैंक्रियाज में, और ये हमेशा काम करती है एल्कलाइन कंडीशन में, एल्कलाइन बोले या फिर बेसिक बोले। तो ये डिफरेंस आपको याद करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास का क्या रोल होता है डाइजेशन के टाइम पे। तो जो लिवर होता है, ये जो ऑर्गन आपको दिख रहा है लिवर,
ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अब बाइल जूस क्या होता है ये देखते हैं। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है और जब जरूरत होती है तो बाइल जूस को रिलीज करता है। ये जो पैनक्रियाज दिख रही है आपको, ये जो पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करती है, जिनके बारे में अभी मैंने बताया, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, तो इन तीनों का काम ये है। अब बाइल जूस क्या है, देखो बाइल है एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड। ठीक, ये क्या करता है, जो हमारे स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है ना, क्योंकि HCl से मिल चुका है। एसिडिक क्यों था, क्योंकि वहां पे पेप्सिन को अपना काम करना था, इसलिए HCl रिलीज हुआ। तो पेप्सिन का जब काम हो गया तो एसिडिक फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होंगे। बाइल जूस का काम यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा। पैनक्रियाटिक जूसेस जब रिलीज होंगे तो वहां पे ट्रिप्सिन होगी, और ट्रिप्सिन अभी मैंने आपको बताया कहाँ काम करती है। ट्रिप्सिन काम करती है सिर्फ एल्कलाइन कंडीशन में। तो जो बाइल जूस है, जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन बनाता है। क्यों बनाता है, जिससे कि ट्रिप्सिन अपना काम कर सके। और बाइल जूस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे कि एंजाइम्स उनको इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो बाइल का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए। बाइल एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर में वो स्टोर्ड रहता है और गॉल ब्लैडर ही उसको रिलीज करता है। उसका काम क्या है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाना, जिससे कि ट्रिप्सिन एंजाइम काम कर सके। और दूसरा उसका काम क्या है कि जो फैट्स हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, जिससे एंजाइम्स उनको इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो ये तीनों लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं ग्लैंड्स। दो टाइप्स के ग्लैंड्स हैं। पहला ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये लोकेटेड होते हैं स्टमक में। अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या है, म्यूकस एक लेयर होती है जो कि स्टमक को एसिड से बचाती है। और दूसरे हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, अभी आपको बता दिया मैंने, पैनक्रियाज में प्रेजेंट हैं और क्या करते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से मैंने इसको अलग से भी डाल दिया कि ये दो टाइप के ग्लैंड्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था। लाइनिंग ऑफ द फूड कैनाल, जो फूड कैनाल की लाइनिंग है उसमें मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली। रिदमिकली मतलब एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, जिससे कि फूड आसानी से नीचे चला जाए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये देखो, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये फूड पाइप है। ठीक है, अब ये खाना आया अंदर। ठीक, अब अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो खाना फंस भी सकता है, रुक भी सकता है। बट ये क्या करेगा कि पहले खाने को प्रेस करेगा फिर रिलीज करेगा, प्रेस करेगा फिर रिलीज करेगा। ये देखो, ये पेरिस्टाल्टिक वेव बन रही है। ठीक है, ये ओसोफेगस है, ये स्टमक है, यहाँ तक खाना पहुंचना है तो पहले प्रेस करेगा फिर रिलीज करेगा, प्रेस करेगा, दबाएगा खाने को फिर रिलीज करेगा, जिससे कि नीचे की तरफ खाना मूव कर सके। देखो ऐसे किया, उसके बाद ये नीचे आ गया, उसके बाद फिर ये यहाँ से नीचे आ गया। इस टाइप के मूवमेंट्स को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिक फैशन में, एक रिदम बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाए। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रोल है उसके बारे में। तो ये देखो भाई, पेट है, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आग लगी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटेड अमाउंट में जरूरी भी है स्टमक के लिए। क्यों जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक एसिडिक मीडियम वो क्रिएट करता है, जिससे कि जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ती है ना, जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपना काम कर सके, इस वजह से HCl रिलीज होता है। ठीक है, और एसिड जो है वो अगर फूड में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उनको भी किल कर देता है, बट लिमिटेड अमाउंट इट्स गुड, लार्ज अमाउंट इट्स वेरी बैड। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये देखो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपको जान के हैरानी होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छा फैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। सारा डाइजेशन यहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का सबका डाइजेशन यहाँ पे होता है। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। यहाँ पे लिवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, लिवर जो है वो बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस का काम क्या है, फूड को एल्कलाइन बनाना और फैट्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, पैनक्रियाज सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कॉइलिंग हो रखी है ना, ये जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट 22 फीट्स। अगर आपकी हाइट ऑलमोस्ट, किसी की हाइट 5'8", 5'6" होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स आपकी हाइट से ज्यादा लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, 22 फीट और 7 मीटर्स ह्यूमंस में। ठीक, बट अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें अलग अलग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिट होती है इतने स्मॉल स्पेस में क्वाइलिंग की वजह से, क्वाइल बनी होती है, इस वजह से वो इतने स्मॉल स्पेस में फिट रहती है। अब हम ज्ञान की बातें लेके आ गए। पहली जो ज्ञान की बात है वो है कि नेम द एंजाइम व्हिच सलाइवा कंटेन्स। सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरी ज्ञान की बात क्या है
जो प्लांट्स हैं वो स्टोर करते हैं एनर्जी, मैंने आपको बताया था एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में, जो एनर्जी यूज नहीं होती वो स्टार्च के फॉर्म में यूज करते हैं, और एनिमल्स स्टोर करते हैं एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगला लेके आए फाइनल प्रोडक्ट्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो हमने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट जिनको कि सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है वो बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये सब एंजाइम्स के काम है। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट्स जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप बताओ, इसको सलाइवरी एमाइलेज तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है, और इसको लाइपेज। तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज इन वेरियस एनिमल्स। हर एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग होती है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है, सेल्यूलोज आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में इंटेस्टाइन लंबी होती है, जैसे कि काऊ, बफेलो में, और जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो एनस से वेस्ट मटेरियल एग्जिट होता है वो होता है एनल स्पिंस्टर मसल की हेल्प से, ठीक है। तो इसका भी नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज के क्लास में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन का टॉपिक। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इनसे सावधान रहिएगा। ये देखिए, ये चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं होता। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कुछ डिफरेंस होता है। तो क्या है वो डिफरेंसेस? और इस पूरे टॉपिक में बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग मैनर में, और आपको बिल्कुल भी मैं बोर नहीं होने दूंगा। पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी का है, पूरे प्रॉपर नोट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से हमें टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? ब्रीदिंग जो है वो सिंपल, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये है सिंपल ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है? रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी फूड से मिलती है, ठीक है। तो फूड से वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग सिंपली लंग्स में होता है और रेस्पिरेशन बॉडी के हर एक सेल में होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बट रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वो एक सेल के अंदर परफॉर्म होता है। हर एक बॉडी के सेल में रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। अब देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या, इन डिटेल देखते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि रेस्पिरेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है। हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन पढ़ा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। जैसे न्यूट्रिशन था वैसे ही रेस्पिरेशन है। यहाँ पे न्यूट्रिशन में हम खाना खा रहे थे और देख रहे थे कि उस खाने का क्या हो रहा है। पहले वो स्टमक में जा रहा है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब हमने खाना तो खा लिया, अब उस खाने से हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो उस एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारे बॉडी सेल्स तक जाती है, और वही ऑक्सीजन खाने से एनर्जी को रिलीज करती है बाय बर्निंग फूड। फूड बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब भी हम बर्निंग की बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं बर्निंग की बात करूंगा इट मीन्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। तो खाना ग्लूकोज की फॉर्म में है जो कि ऑक्सीजन से बर्न होकर एनर्जी रिलीज करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। क्या है पूरा प्रोसेस? कुछ इस तरह से है। फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड किसकी फॉर्म में होगा? फूड होगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक। फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, वाटर और एनर्जी, ये हमें मिलता है जब हम खाना खाते हैं। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? रेस्पिरेशन की वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें फूड से एनर्जी मिलती है हमको। जो हम फूड लेते हैं उससे एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है, एक ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग है। बट अगर हम ये बोले कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, नहीं, ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, बट रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनर्जी रिलीजिंग फ्रॉम फूड, ये है रेस्पिरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर एकदम बढ़िया वाले नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइन एनसीईआरटी है। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन से ही बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और मेरे नोट्स से मैच करा सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मेरे नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा नाम वैसा ही काम। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर हम बोले इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम बोलेंगे उसको। अब देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा नाम वैसा ही काम, मैंने आपको बताया। ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो ग्लूकोज फूड है, फूड ग्लूकोज की फॉर्म में है, वो कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ग्लूकोज जो है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है।
उसके बाद जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में होगा। तो 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है, पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में तीनों रिएक्शंस एक साथ दी हुई, इसको मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ से है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, फिर आपको दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पेन का कलर, अरे भाई तुम रेड कहाँ से आ गए, ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है इसमें, वो टूट रहा है पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कहाँ पे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगी ही होगी, और ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें भी वही होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, जैसा नाम वैसा ही काम। द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये होता कहाँ? ह्यूमंस में तो नहीं होता है, ये होता है ईस्ट में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज फूड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीजिंग एनर्जी। देखो एनर्जी तो सब में रिलीज हो रही है, ठीक है, और ग्लूकोज से पायरुवेट भी हर प्रोसेस में बनना है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, बट उसके आगे के स्टेप्स डिफरेंट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें यही एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है? वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और ये हो रहा है ईस्ट में हो रहा है। प्रोसेस देख लेते हैं। नंबर 1 जो स्टेप है वो सेम रहेगी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। उसके बाद अब यहाँ पे पायरुवेट, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट रहा था, यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटेगा, वाटर इज रिप्लेस्ड विद इथेनॉल। ये रिएक्शन है, बस डिफरेंस क्या है, ये फर्स्ट स्टेप तो सेम रहने वाला है। उसके बाद डिफरेंस यहाँ पे, वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, वो इन माइटोकॉन्ड्रिया था, ये इन ईस्ट है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी वहां पे था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रहेगा ही रहेगा, वाटर की जगह पे इथेनॉल आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक। बाकी पूरी रिएक्शन सेम है। अब देखते हैं कि हम जब चलते हैं तो कभी कभी हमारे पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपने अक्सर किया होगा, आपने अपने ऐसे पैरों को ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश की होगी, क्योंकि क्रैम्प्स आ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा होता क्यों है? What happens to respiration process in humans when there is lack of oxygen? जब lack of oxygen होती है तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, और जनरली ये दौड़ते टाइम होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स पाथवे फॉर ब्रेकडाउन टू पायरुवेट इज चेंज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, बट जब ऑक्सीजन लेस होती है, ठीक है, तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक नहीं होता। वो होता किसमें है? वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है यही रीजन है हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आने का, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल कॉजेस क्रैम्प्स। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए पूरा सेम है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ये स्टेप सब में कॉमन है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, वहां पे लिख रहे थे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिख रहे हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस नहीं है, कम ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारे मसल सेल्स में किसमें ब्रेक हो रहा है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं रहेगा, ये डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्रैम्प्स क्यों होते हैं जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। व्हाट इज एटीपी? अब एटीपी को समझने का ऐसा तरीका है कि भाई एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे आपने बैटरी देखी है, अब फोन की जो बैटरी है उससे आप कुछ भी कर लो, या तो वीडियो चला लो, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप उससे सॉन्ग सुन सकते हो, उससे कॉल्स कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हो। वैसे ही एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ठीक है। इससे हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि इसमें फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल है, ओके। अब देखते हैं कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसे है, तो मैं हटा देता हूं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग, अब देखो जो भी प्रोसेस हो रहा था, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, हर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो बोल रहा था एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आती है, और यही एटीपी जो है, इसी की वजह से हम अपने जो डेली लाइफ में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब हम परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मींस जब हम उठते बैठते हैं तो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में। कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्सेस, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, जैसे हमने कोई गर्म चीज छू ली तो एक इंपल्स सिग्नल जाएगा कि भाई हाथ हटाओ, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल जो नर्वस सिस्टम में हमारे जाते हैं, और जितनी भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है उन सबको परफॉर्म करने के लिए एटीपी का यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एटीपी को आप समझो इट्स लाइक अ बैटरी, जिसका कि हम यूज मल्टीपल फंक्शंस में कर सकते हैं, ठीक। और ये बनता कैसे है एटीपी मॉलिक्यूल? एटीपी मॉलिक्यूल बनता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। उसके बाद देखो ये आ गया, बोला कि मेरा भी ख्याल रखो, इनके छोटे भाई एटीपी के छोटे भाई एडीपी हैं, ठीक है। उनमें 3 फास्फोरस होते थे, इनमें 2 फास्फोरस हैं। तो एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल में ही प्रेजेंट होता है। अब ये
बनता कैसे है? एटीपी इज मेड ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी जो है वो सेल में पहले से ही प्रेजेंट है। अब जो एटीपी है वो एडीपी मिला दो, एडीपी मिलाओगे अगर, देखो एडीपी, एडीपी में कितने फास्फोरस? 2 फास्फोरस, ठीक। एक फास्फोरस और मिला दो, ठीक, तो कितने फास्फोरस हो गए? 2 और 1, 3 फास्फोरस, ठीक है। एक फास्फोरस मिलान एडीपी में जिसमें 2 फास्फोरस हैं, उसमें एक फास्फोरस जब मिलाते हैं और एनर्जी मिलाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में रिलीज हुई है, तो क्या बन जाता है? एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो एडीपी जिसमें कि लो एनर्जी होती है, ठीक है, प्लस फॉस्फेट क्योंकि इसमें 2 फास्फोरस है, एक फास्फोरस यहाँ से मिल गया तो 2 फास्फोरस 1 फास्फोरस, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट 3 फास्फोरस बन गए, और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो इस तरह से एटीपी बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो ये फोटो आप देख पा रहे हैं, सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन का है वो होता कैसे है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमें पता है स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से ही प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, हमको पता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। और जब रात होता है तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहती, तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन जो एयर में है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, वो डिफ्यूज कर जाती है लीव्स में टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन में तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बट रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, इस वजह से प्लांट ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे अगर कोई चीज जाती है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, प्लांट्स में नहीं है, तो ऑक्सीजन प्लांट्स में एनवायरमेंट से आ जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है प्लांट्स में, रेस्पिरेशन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या? अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है स्टोमेटा की हेल्प से। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उस टाइम पे ऑक्सीजन वो लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन, ठीक। प्लांट, यही मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट्स में सारे पार्ट्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जबकि एनिमल्स में सिर्फ सिंगल ऑर्गन, जैसे कि ह्यूमंस में लंग्स हैं, और अगर मैं बात करूं फिशेज में तो गिल्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में सारे पार्ट्स परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन, जबकि एनिमल्स में एक ही पार्ट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट स्लो रेट पे होता है, जबकि ह्यूमंस में बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट पे होता है। रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ईस्ट तो है नहीं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं करेंगे। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसका यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन aquatic organism is faster than terrestrial organism. Terrestrial organisms means जो लैंड पे रहते हैं वो, ठीक। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि उनको ऑक्सीजन डिजॉल्व वाली लेनी है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी वाटर से ऑक्सीजन ले सकें। जबकि हम लोग क्या है, हमें तो ऑक्सीजन हर तरफ प्रेजेंट है, तो हम नॉर्मल रेट पे ब्रीदिंग करते हैं, बट उनको वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको लेना है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में तो ऑक्सीजन बहुत है, बट वाटर में ऑक्सीजन कम है ना, इस वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आराम से रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन को लेते हैं क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व है। Why do aquatic animals feel difficulty in breathing during summers? Summers के टाइम पे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्यों होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। अब उनको दिक्कत क्यों होती है? उनको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है ना, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी मींस कि वाटर में ऑक्सीजन कितनी डिजॉल्व है, कितनी सॉल्युबल है, वो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। मतलब अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस है एक केस में और एक केस में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जब टेम्परेचर पानी का कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगी। मींस गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से एक्वाटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में वो कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो समझ में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर हम बोले रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है। The aquatic organisms feel difficulty in breathing during summers because the solubility of oxygen decreases with increase in temperature. जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगी।
So in summers, due to increase in temperature, the amount of dissolved oxygen in water decreases. How do fishes respire? अब फिशेस कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं? तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये गिल्स, ये दोनों साइड में गिल्स होते हैं और गिल्स की हेल्प से फिशेस रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं. फिशेस हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स. ठीक है, फिशेस हैव गिल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड. When water passes over the gills, जब गिल्स के ऊपर से वाटर पास करता है तो गिल्स एक्सट्रैक्ट, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, जो कि ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है और फिश के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो में. ठीक है, इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है. मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी बताया था कि हमारे गले में दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं और एक विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं. तो अब यहाँ पे ट्रैकिया का यूज होने वाला है. सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गन्स क्या क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के. नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राम. ठीक, ये सारे आपको दिख रहे हैं. नोज हमें सभी पता है कहाँ पे है. ठीक है, यहां से शुरू होता है. उसके बाद नेजल कैविटी. ठीक है, ये ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद ये ब्रोंकी है और लंग्स हैं ये, और ये डायफ्राम है. ठीक है, अब देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे. सबसे पहले द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज टेकन इन आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट इन द नोज. ठीक है, एयर हम इनहेल करते हैं विच इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स प्रेजेंट इन द नोज. नोज में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उससे एयर जो रेस्पिरेशन के लिए अंदर जा रही है वो फिल्टर आउट हो जाती है. जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ट्रैकिया में नहीं जा पाता. द एयर पासेस थ्रू थ्रोट एंड देन इनटू द लंग्स. ठीक है, थ्रोट में जाती है या फिर हम बोले ट्रैकिया में जाती है और फिर वो लंग्स में पास करती है. उसके बाद द लंग्स पैसेज इज डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. उसके बाद जो लंग्स के पैसेज हैं ये डिवाइड हैं ब्रोंक्यूल्स में. ये देखिए, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड है. ठीक है, विच टर्मिनेट्स टू फॉर्म बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली. जो कि टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिनको कि हम एल्वियोली बोलते हैं. ठीक है, अब एल्वियोली का क्या काम है, ब्रोंक्यूल्स का क्या काम है, ये हम सारा देखेंगे. अभी आप सिर्फ प्रोसेस समझो कि एयर कहां कहां से पास करती है. ठीक है, तो अब एयर पहले नेजल कैविटी से गई, एयर से फिल्टर हुई, उसके बाद थ्रोट में गई, फिर लंग्स में गई. अब लंग्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंक्यूल्स में, जो कि फाइनली टर्मिनेट हो रहे हैं एल्वियोली में. ठीक है, उसके बाद द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. लंग्स एयर को सक करते हैं एंड फिल्स द एल्वियोली, और एल्वियोली को फिल करते हैं एयर से. ठीक, उसके बाद ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू रिलीज इन फ्रॉम बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली. उसके बाद जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है और एल्वियोली में रिलीज करता है. एंड एट द एंड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है और बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं कि एल्वियोली का क्या काम है. अब देखते हैं सबसे पहले कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में. ट्रैकिया में इस टाइप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं. ये इसलिए इस वजह से होती हैं जिससे कि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए. जब एयर नहीं होती है उसमें तो उस टाइम पे ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, इस वजह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर एल्वियोली, व्हाट इज देयर फंक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये एल्वियोली होते हैं जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं. Alveoli are balloon-like structure present in the lungs. अभी हमने देखा कि वो balloon-like structures होते हैं. They provide a surface where the exchange of gases. Exchange of gases क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. तो एक surface प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे exchange of gases हो सकता है. जो walls of alveoli होती हैं contain a large number of blood vessels. Alveoli की walls पे बहुत सारे blood vessels होते हैं. तो alveoli का function क्या है? एक एरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे कि exchange of gases possible हो सके. हीमोग्लोबिन सबको पता है भाई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, परेशान रहते हैं सब. ठीक है, अनार का जूस पियो, कैरेट खाओ, बीटरूट खाओ, हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो जाएगा. हीमोग्लोबिन है क्या, इसका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, ये एक रेड कलर का पिगमेंट है. हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरीज इट टू ऑल द टिश्यूज. हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये चीज आपको भी पता होगी. जो कि करता क्या है, उसका मेन काम है कि ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको लंग्स से लेना है और बॉडी के सारे पार्ट्स तक उसको पहुंचाना है. क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है और ब्लड ही ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक ले जाता है. तो अगर हम कहें कि ब्लड ले जाता है तो गलत होगा. कौन ले जाता है ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक? ले जाता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी ज्ञान की बातों की. ठीक है, और उसके साथ ही ये पोर्शन फिनिश. सबसे पहले मैं बात करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है. ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. हेंस CO2 इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन अवर ब्लड. इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है. उसके बाद इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स में डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है. अगर हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन हो तो अगर हम डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करें तो हमारे टोज से हमारे लंग्स तक, अगर हम डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन करें तो हमारे लंग्स में होगा
रेस्पिरेशन का प्रोसेस, तो अगर हमारे टोज से लंग्स तक ऑक्सीजन जाए तो 3 साल का टाइम लग जाएगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो इस वजह से ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स हैं और प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत ही स्लो रेट पे होता है। इस वजह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो भी हमने आपको बताया, नोज, नेजल कैविटी, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, इन सबका इंपॉर्टेंट फंक्शन है और डिफ्यूजन ह्यूमन बॉडी में सक्सेसफुल नहीं है रेस्पिरेशन करने के लिए। इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन और तो अभी तक हमने 2 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा जिसमें कि हमने फूड का इंटेक किया। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन पढ़ा जिसमें हमने उस फूड से एनर्जी ली। और अब बारी आ गई है ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें हम उस एनर्जी को अपने बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 60 to 70% फ्लूइड्स होते हैं। तो इन फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को और यूरिया जैसे वेस्ट को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचे और हार्मोन्स का एक्सचेंज हो, इसके लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। सबसे पहले होता है हार्ट। ठीक है, हम सबको पता है हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमारे जन्म लेने से हमारे मरने तक कंटिन्यू काम करता है। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। दूसरा कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ब्लड। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को भी हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तीसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड। ब्लड की कहानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर चीज को एक कहानी की तरह पढ़ो, एंजॉय करके। अब हम देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है, हम सबको पता है, जिसमें कि एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है और ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होता है और हर बॉडी सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब हम देख लेते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मा। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। तो जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये कलरलेस लिक्विड होता है और ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से बॉडी के सारे पार्ट्स तक। ठीक है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की, जिसको कि हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हम चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर ब्लड निकलता है, उसके बाद अपने आप रुक जाता है। पहले नहीं रुकता है, चाहे हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, उस टाइम पर नहीं रुकता है, बट कुछ देर के बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड का रोल ह्यूमन बॉडी में। इसका काम क्या है? लंग्स से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, और बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है? हार्मोन्स को ले जाता है। और चौथा काम क्या है? इट कैरीज यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनीज। अभी ये सारी जो कहानी है देख रहे हो, ये फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये पूरी एक अलग कहानी है कि यूरिया लिवर से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है किडनीज तक, हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये सब हम अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, बट अभी हम इनको फंक्शंस ऑफ ब्लड में देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। एक जो कंपोनेंट था ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट जो ब्लड पंप करता है, उस ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक वो लेके जाती हैं। दूसरी होती है वीन्स। वीन्स क्या करती हैं? जो सारी बॉडी के पार्ट्स हैं, उससे ब्लड को बैक टू द हार्ट लेके आती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड ले जाती हैं बॉडी पार्ट्स तक और वेन्स उस ब्लड को वापस ले आती हैं हार्ट तक। उसके बाद होती है कैपिलरीज। ये देखिए, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन, फूड और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। अब हम बात करेंगे हार्ट की, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के कंपोनेंट्स की। तो हार्ट एक 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है
ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम बोलते हैं, और 2 को हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट आर्टरियम है नंबर 1, ये है राइट आर्टरियम, 2 पार्ट हो गए। उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल और चौथा है राइट वेंट्रिकल। ये 4 पार्ट होते हैं हार्ट के अंदर। उसके बाद होती है पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये जितने भी मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूँ इनके फंक्शन आप अच्छे से समझ लो। अगर आप इनके फंक्शंस अभी अच्छे से समझ गए तो जब हम वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको एक स्टोरी बता दूंगा कि हार्ट ब्लड पहले इस रास्ते से जाता है, फिर इस रास्ते से जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वहां जाता है, ठीक। और आपको अगर वर्किंग ऑफ हार्ट पूछ लिया गया तो आप फटाफट बता सकते हैं। उसके लिए क्या पता होना जरूरी है? उसके लिए ये पता होना जरूरी है कि हार्ट में कंपोनेंट्स क्या क्या है और उनका काम क्या है। आपने सबसे पहले सीख लिया कि 4 चैम्बर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरीज की, जो कि ये हैं, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं। कलर चेंज कर लेता हूं। दीज आर द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। इनका काम क्या होता है? 2 टाइप का ब्लड होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा नाम वैसा काम, जिसमें ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो पल्मोनरीज आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया होगा? हमारी बॉडी से आया होगा, क्योंकि हमारी बॉडी ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेती है और डीऑक्सीजनेटेड कर देती है उसको। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, इधर साइड से, इधर साइड राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अभी हम वर्किंग पूरी समझेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट से कहां ले जाती है? लंग्स में ले जाती है। लंग्स में क्यों ले जाती है? लंग्स में, जिससे कि लंग्स में हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन होती है, जिससे कि फिर से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो आर्टरीज का काम क्या था? मैंने आपको बताया था, ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स तक ले जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी वीन्स की। अब क्या ये वीन्स क्या करेंगी? ये देखिए, ये पल्मोनरी वीन्स हैं। अब ये देखो, ये अंदर की तरफ एरो बना है। ये क्या कर रही है? फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से मिला है हमें, उसको लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में ले जाएंगी। ये लेफ्ट आर्टरियम दिख रहा है, यहाँ पे इसको पुश करेंगी। आर्टरीज का काम क्या था? आर्टरीज का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना हार्ट से लंग्स तक, जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिल सके। और पल्मोनरी वीन्स का काम क्या है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में लेके आना। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सुपीरियर वीना कावा। अब वीना कावा का काम क्या है? 2 टाइप की वीना कावा है, एक अपर बॉडी से, एक लोअर बॉडी से। तो सुपीरियर वाले को हम बोलेंगे फ्रॉम अपर बॉडी। तो सुपीरियर वीना कावा क्या करती है? इट कैरीज ब्लड, ब्लड लेके आती है। वीना कावा मीन्स वीन है, तो ये ब्लड लेके आएगी कहां से? फ्रॉम द हेड, नेक, आर्म एंड चेस्ट टू द हार्ट। अपर वीना कावा हेड, नेक, आर्म्स और चेस्ट से ब्लड लेके आएगी हार्ट तक, ठीक है। और दूसरी है इंफीरियर वीना कावा, जिसको कि हम वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी भी बोल रहे हैं। ये देखिए, ये यहां से आ रहा है, ठीक। इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लेग्स एंड फीट टू द हार्ट। ये लेग्स और फीट से ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। अब हम बात करते हैं आउटा की। आउटा क्या है? इट इज द लार्ज आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि ये कर क्या रही है, कहां से ले जा रही है, ये आपको कहानी नेक्स्ट पार्ट में पूरी समझ में आने वाली है। आउटा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जा रहा है। ये है आउटा, ये बाहर की तरफ एरो बना है, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। सबसे बड़ी आर्टरी होती है ये। सेप्टम क्या है? ये एक वॉल है जो कि डिवाइड करती है हार्ट के चैम्बर्स को। The septum prevents mixing of blood between the two sides of the heart. ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को ये रोकती है। तो ये हार्ट के कंपोनेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये चीज आप समझो, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है, जैसे ये चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। रिलैक्स मीन्स नॉर्मल पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कंप्रेशन, और रिलैक्स मीन्स नॉर्मल पोजीशन। तो आप समझने की कोशिश करो, ये हमारा हार्ट है, ये 2 पोजीशंस में रहता है। एक होती है रिलैक्स पोजीशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में कब रहता है? कॉन्ट्रैक्शन में तब रहता है जब हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। मींस कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट मींस सिकुड़ जाना। सिकुड़ेगा कब? जब सारा ब्लड उसमें से निकल गया और बॉडी पार्ट्स तक चला गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिलैक्स पोजीशन में कब आएगा? देखो, रिलैक्स पोजीशन में तब आएगा द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर फिल्ड विद ब्लड। जब उनमें ब्लड भरा हुआ है तो वो रिलैक्स पोजीशन में सॉरी, इट मींस कि 2 टाइप की पोजीशन में हार्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, कंप्रेस्ड पोजीशन कब होगी? जब ब्लड को वो बाहर फेंकेगा। और रिलैक्स पोजीशन कब होगी? जब ब्लड को अपने अंदर रखेगा।
अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसको कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहां से आप कहानी सुनते जाओ। देखो होगा क्या, ये देखो पल्मोनरी वेन्स जो हैं, जो लंग्स से, अभी हमने पढ़ा पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्योंकि लंग्स में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेके आती है कहां पे, यहां से कहानी शुरू हो रही है, स्टेप नंबर 1। ये पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट आर्टरियम में, ये लेफ्ट आर्टरियम में लेके आए, स्टेप नंबर 1। ठीक, अब क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम, अब हर्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, हर स्टेप पे हर्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये देखो एरो बने हुए हैं, इन एरो को पकड़ते जाओ। अब यहाँ से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। मैं बोलता जाऊंगा और स्टेप आपको दिखाता जाऊंगा। अब देखो, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है अभी, क्योंकि ये लंग से फ्रेश ब्लड आया है। अब यहाँ से स्टेप नंबर 3 शुरू होगी। अब यहाँ से ये जो ब्लड है ये चला गया इसमें, ये ऊपर जाके कनेक्ट हो रहा है, ये आउटा। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला गया आउटा में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस टू द मेन आर्टरी कॉल्ड आउटा सो दैट ब्लड इज पंप टू हेड, चेस्ट, क्या हो गया भाई, एंड लिवर। ठीक है, यहां से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया कहां कहां, हेड, चेस्ट और लिवर तक। ठीक, ये आउटा लेके चला गया और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक। ये स्टेप नंबर 3। अभी तक क्या हुआ, अभी तक की कहानी में क्या हुआ कि पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा आयोटा के थ्रू बाहर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो ब्लड है इसको हमारे बॉडी पार्ट्स यूज करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे और डीऑक्सीजनेटेड कर देंगे इसको। ठीक है, मतलब माल उसमें से ले लेंगे और उसको खाली करके छोड़ देंगे। ठीक, अब ब्लड इस टाइम पे कैसा हो चुका है, अब ब्लड हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मेन वीन जो है, वीना कावा, उसमें आ रहा है। 2 वीना कावा है, इसमें भी आ रहा है और सुपीरियर वाली में भी, इंफीरियर वाली में भी। ठीक, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर का पोर्शन खत्म, इधर की कहानी खत्म हो गई, इधर की कहानी इधर खत्म हो चुकी, अब इधर आ गया ब्लड। ठीक, तो इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी पार्ट्स ने सारी ऑक्सीजन ले ली है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से मेन वीन, जिसको कि हम वीना कावा बोलते हैं, उसमें जा चुका है। अब यहां से ये जो ब्लड है, देखो दोनों ही वीना कावा जो है वो किसमें आके खुल रही है, राइट आर्टरियम में आके खुल रही है, राइट आर्टरियम में। ठीक, देखो यहाँ पे भी, ये भी, अब ब्लड राइट आर्टरियम में आ चुका है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब स्टेप नंबर 5 क्या हो गई, स्टेप नंबर 4 हो गई। अब स्टेप नंबर 5 में यहां से यहां आ गया। ठीक, राइट वेंट्रिकल में आ गया। देखो, द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट आर्टरियम एंड दिस ब्लड इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब यहां से कहानी क्या होगी, अब देखो ये एरोस देखो, यहां से ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसमें, पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड हार्ट में एंटर करता है और पल्मोनरी आर्टरीज से बाहर चला जाता है। अभी हमने पल्मोनरी आर्टरीज का फंक्शन पढ़ा था। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती थी। अब पल्मोनरी वेन्स में ब्लड कहां से आया था, लंग से फ्रेश ब्लड आया था। फ्रेश ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजनेटेड है उसको हम फ्रेश बोलेंगे। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन से। अब यहां से सारी बॉडी पार्ट से होके वीना कावा में होके राइट आर्टरियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया और यहां से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बाहर चला गया। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला गया। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जा रहा है, ये कैसा ब्लड है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। देखो नेक्स्ट स्टेप यही है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इस ब्लड को पंप कर देगी वापस से किसमें, लंग्स में। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और उसके बाद लंग्स क्या करेंगे, फिर से ब्लड में ऑक्सीजन भर देंगे। ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर रहे हैं, फिर से ब्लड में ऑक्सीजन जब भरेंगे तो उसके बाद फिर से नाउ what will happen in the lungs, deoxygenated blood release its carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ चुकी है, ऑक्सीजन नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड एब्सॉर्ब कर लेगा, सो दैट ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जब फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया तो अब फिर से कहां आ जाएगा, फिर से आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स में और फिर से ये कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बस ये है कहानी, छोटी सी हार्ट की कहानी। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे पहले पल्मोनरी वेन का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में डालना। ठीक, तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट से स्टार्ट होती है कहानी, लेफ्ट आर्टरियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर आयोटा से बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर हो गया, फिर वापस किसमें आया, मेन वीना कावा में आया और वीना कावा से इधर आ गया। अब सारी कहानी इधर आ गई, राइट आर्टरियम। अब राइट आर्टरियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया और फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर चला गया लंग्स में और लंग्स ने फिर से उसमें ऑक्सीजन भर दी और फिर से वो पल्मोनरी वेन से वापस आ गया। इस टाइम पे जो हार्ट में प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें हार्ट में ब्लड 2 बार आता है।
पहले पल्मोनरी वेन से आता है, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर बाहर चला जाता है। इधर का पोर्शन अलग है, ये लेफ्ट पोर्शन अलग है और राइट पोर्शन अलग है, ठीक। उसके बाद दोबारा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसमें वेना कावा में, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाके और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला जाता है। इतनी सी है हार्ट की कहानी। अब जो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं और ये ह्यूमंस में जरूरी क्यों है, तो इसको अभी देखो, आपने पूरी वर्किंग समझ ली। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से बता दोगे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हार्ट में ब्लड दो बार आता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि आयोटा से बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो वापस चला जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। तो एक प्रोसेस कंप्लीट होने में, एक बार ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होने में ब्लड हार्ट में दो बार एंटर करता है, इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम बोलते हैं। The human circulatory system is called double circulatory system because blood travels twice through the heart in one complete cycle. एक साइकिल कंप्लीट होने में दो बार एंटर करता है। ह्यूमंस की इसको जरूरत क्यों है, क्यों, जिससे कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रह सके। हाई एनर्जी डिमांड होती है और हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है ह्यूमंस की। हाई डिमांड्स क्यों होती है, एनर्जी डिमांड्स क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमंस को एनर्जी तो हमेशा चाहिए ही चाहिए और ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये मेंटेन कर सके। और दूसरा क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। हार्ट में वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ब्लड वेंट्रिकल में जब आर्टरियम और वेंट्रिकल्स में जाता है तो उस टाइम पे बैकवर्ड फ्लो ना हो, इस वजह से हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? ह्यूमन भी तो मैमल्स है ना, तो मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की जरूरत क्यों है, जरूरत इसलिए है क्योंकि जिससे कि एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बनी रहे। एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्यों बनी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर बनी रहती है। और जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं हमेशा, ठीक है। मेंटेन क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंड है, ठीक है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो एक कांस्टेंट रहता है, 98.5 98.4 हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं हमें फीवर आ गया, ठीक। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक, भले बाहर ठंड है, अगर बाहर ठंड है तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब अगर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो भाई एनर्जी तो चाहिए ना। अब ठंड में कोई चीज अगर ठंडी हो गई बाहर रखे रखे तो उसको उसी टेम्परेचर पे, जितने टेम्परेचर पे वो थी, मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी वो, तो अगर वो ठंडी हो गई तो उसको उसी टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या करोगे, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहती है, इस वजह से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो एनर्जी को जरूरत इस वजह से पड़ रही है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वीन्स। तो आर्टरीज क्या करती हैं, हमें सबको पता है कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और वीन्स क्या करती हैं, वीन्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को हार्ट में वापस लेके आती हैं। इनमें थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, इसमें थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं, इसमें वॉल्व्स नहीं होते हैं और इसमें वॉल्व्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही टेम्परेचर इनका हो जाएगा। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि ह्यूमंस भी होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बाहर ठंड हो या गर्मी हो इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपना टेम्परेचर एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, भाई जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे टेम्परेचर हो जाएगा। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल फ्रॉगर, लिजर्ड, और वार्म ब्लडेड के मैमल्स एंड बर्ड्स। कुछ ज्ञान की बातें वापस आ चुकी हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन में कितने चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। विच कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूं। The blood goes only one time through the heart in the fish during one cycle. फिश में जो ब्लड होता है वो एक ही बार ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, हमारे में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। इस वजह से फिश में ब्लड एक साइकिल में एक ही बार जाता है, जबकि ह्यूमंस में एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 बार, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात और रह गई है, वेरी स्मॉल साइज्ड आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टरियोल्स। अब हम देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत फ्लूइड है, उस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। इट ऑल्सो डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन से भी हम बॉडी को प्रिवेंट करते हैं बाय सप्लाइंग डिजीज फाइटिंग सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक। अब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है,
ठीक, तो लिम्फ का काम क्या है? लिम्फ इज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, ऑब्वियसली इट्स अ फ्लूइड, जैसे ब्लड एक फ्लूइड था वैसे ही लिम्फ भी एक फ्लूइड है विच फ्लोज इन लिम्फेटिक कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जिसमें कि लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ सिमिलर टू प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, बट इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन देन प्लाज्मा। ठीक है, इसमें प्रोटीन से कम, सॉरी प्लाज्मा से कम प्रोटीन होती है, प्लाज्मा जैसा ही होता है। फंक्शंस क्या है, काम क्या करता है लिम्फ? लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्ट हुआ फैट है उसको कैरी करता है और हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, और डेड सेल्स को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है लिम्फ। ब्लड प्रेशर सबको पता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, जिस प्रेशर से हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वाह वाह, नॉर्मल सी बात है, ब्लड प्रेशर सबको पता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो टाइप के प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा बाहर की तरफ, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर, वो मैक्सिमम प्रेशर जिस टाइम पे ब्लड लीव करता है हार्ट को, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक होता है दूसरा, द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है उस टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यूज क्या है सबको पता है, घर में हम अक्सर सुनते हैं 120 mm ऑफ Hg। 120 mm ऑफ Hg क्यों बोल रहे हैं? 120 mm ये मर्करी में मेजर होता है, तो 120 mm थर्मामीटर सबके घर में होता है, उसमें मर्करी होती है। वैसे ही यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर किसमें मेजर हो रहा है? मर्करी में। तो 120 mm ऑफ Hg मर्करी का हाइट, और डायस्टोलिक क्या है? 80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल प्रेशर है, 120 और 80 आपने डॉक्टर से भी सुना होगा। ठीक है, मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, इससे मेजर करते हैं, आपको देखा तो सबने होगा बट उसका नाम क्या होता है? स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है, मैं भी इसको एक बार में सही से पढ़ नहीं पाता हूँ, स्फाइग्मो मैनोमीटर, आप कोशिश करना, शायद आप पढ़ लो। व्हाट इज हाइपरटेंशन एंड हाउ इट इज कॉज्ड? बहुत लोग सुनते हैं भाई हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। क्या होती है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उस सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। होती क्यों है? इट इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ आर्टरियोल्स। जब जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं जब वो कंप्रेस हो जाती हैं तब हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर पानी का पाइप है, अगर उसका पाइप का डायमीटर ज्यादा है तो कम प्रेशर से पानी निकलता है, बट अगर पाइप को एकदम पतला कर दें, जैसे हम गाड़ी धुलाने जाते हैं जब, तो कितने प्रेशर से पानी निकलता है, क्योंकि पाइप बहुत ही ज्यादा पतला होता है। तो जब पतला कर देंगे पाइप को तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से अगर आर्टरीज कंप्रेस हो जाएंगी तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, रेजिस्टेंस वगैरह मींस ब्लड फ्लो स्मूथली नहीं हो पाता है। इस सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस तो खत्म हो गया, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम दो नाम के टिश्यू होते हैं। जाइलम का काम क्या है? जाइलम फॉर मूविंग वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के लिए सॉइल सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, वाटर मिनरल्स का। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, बीच में कोई भी पार्टीशन वगैरह नहीं होता है, एकदम कॉन्टिन्यूस होता है जाइलम फॉर मूविंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से नीचे देखो एरो बना है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और फ्लोएम क्या करता है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। अब फूड कहाँ बनता है? फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है, लीव्स में। ठीक है, तो फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लोएम कुछ इस तरह का दिखता है, बीच में ये सीव ट्यूब्स वगैरह होते हैं। अब बात कर लेते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की, ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कभी कभी आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर कुछ वाटर वेपर्स रहते हैं, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? एरियल पार्ट्स वो होते हैं जो कि कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर होते हैं। ठीक है, जैसे रूट्स हैं वो कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर नहीं है, बट स्टेम और लीव कंप्लीटली एक्सपोज टू एयर है। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए आपने ऐसा देखा होगा। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बहुत ही बड़ा रोल होता है इसका रूट से टॉप ऑफ द प्लांट तक वाटर को ले जाने में। ट्रांसलोकेशन, अभी आप सोच रहे होंगे ये पानी को कैसे ले जाता है, ये तो पानी का लॉस कर रहा है। अभी आप देखते जाइए कहानी आगे आगे। ट्रांसलोकेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसलोकेशन होता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सिंपल है ये, फूड और अदर सब्सटेंसेस जो कि अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं अराउंड अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखते हैं दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं, एक जाइलम में होता है, एक फ्लोएम में होता है। तो सबसे पहले हम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं जो कि जाइलम में होता है। अब देखो यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है,
इसमें से कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि प्लांट्स रूट से वाटर ले रहे हैं, रूट से वाटर जा रहा है ऊपर की तरफ। और अब आप ये सोचो कि अगर हम घर में पानी की टंकी को नीचे रख दें और सबसे ऊपर टैप लगा दें तो क्या पानी आसानी से पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। बट आप सोच के देखो प्लांट्स के अंदर कितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, कितना बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जैसे बैम्बू ट्रीज हो गए, या बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हो गया, तो उनके टॉप पार्ट तक भी पानी पहुंच जाता है। कैसे? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको आप मजे लेके पढ़ो। अभी तक आपने शायद इसको रटने की कोशिश की होगी, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ लिया तो खुद से लिख लोगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप चीजों को समझ लोगे फिर आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आसानी से आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, द वाटर मूव्स इनटू द रूट। रूट से पानी लेते हैं प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल बाय क्रिएटिंग अ वाटर कॉलम व्हिच इज पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है, ऊपर की तरफ पुश होता है, वाटर कॉलम एक बना लेते हैं। कैसा वाटर कॉलम? इस टाइप का वाटर कॉलम बना लेते हैं रूट्स के थ्रू, और ये पानी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, अब ये देखना कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। दिस प्रेशर इज इनसफिशिएंट। प्रेशर तो है नहीं, पानी ऊपर, अगर मैंने आपको बताया अगर टंकी, पानी की टंकी जो है उसको नीचे रख दो और सबसे ऊपर 4th फ्लोर पे टैप लगा दो तो क्या पानी वहां तक पहुंचेगा? नहीं। इसलिए पानी की टंकी हमेशा ऊपर रखी जाती है। ठीक, तो दिस प्रेशर इज इनसफिशिएंट टू मूव द वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। हाईएस्ट पॉइंट तक पानी नहीं पहुंच सकता। प्रेशर डिफरेंस चाहिए, प्रेशर चाहिए जिससे कि पानी को सक किया जा सके। अब देखो, सो प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड्स। अब वो कुछ दूसरी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। प्लांट्स बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। क्या चालाकी करते हैं? देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर्स बाय स्टोमेटा। अभी हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होता है लीव्स से। अब ये जो लॉस है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, सो दैट वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लीव्स से वाटर लॉस हो गया, ये देखो, ये दिख रहा है, वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक, अब देखो इस लॉस से होगा क्या, द कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सेल ऑफ द लीव्स। अब जो ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर। एक सक्शन प्रेशर क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि नीचे से तो पानी आ रहा है और ऊपर एकदम पानी कम हो गया, तो ऊपर और नीचे प्रेशर का डिफरेंस हो चुका है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है विच पुल्स अप वाटर, और ये प्रेशर के डिफरेंस से वाटर पुल हो जाता है। ये उसी तरीके से जैसे आप स्ट्रॉ से क्या करते हो, नारियल पानी पीते हो या स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो क्या करते हो, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करते हो। स्ट्रॉ में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो इस वजह से आप जब सब खींचते हो उसको तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो पानी ऊपर की तरफ खिंच जाता है। वैसे ही प्लांट्स में ऊपर एकदम पानी कम है और नीचे ज्यादा है, तो इस वजह से एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया जिस वजह से पानी ऊपर की तरफ खिंचता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का भी मूवमेंट इसी तरीके से होगा फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड प्रोवाइड्स टेम्परेचर रेगुलेशन। और प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। प्लांट मूव तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से वहीं पे रह के उनमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। आप सोचो, आप एक प्लांट को देखते हो उसके अंदर इतनी सारी कहानी चल रही होती है। कभी आपने सोचा है कि लीव तक कैसे पानी पहुंचता है? तो प्लांट की चालाकी की वजह से पानी पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन से अपना सारा पानी, जो लीव्स में थोड़ा बहुत पानी है उसको वेपराइज कर देता है। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स के लिए कौन सा टिश्यू की जरूरत होती है? फ्लोएम टिश्यू की। अब ये बात आपको ध्यान रखनी कि फ्लोएम टिश्यू में फूड और वाटर दोनों मूव कर सकते हैं, बट जाइलम में सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होता है। ठीक, देखते हैं क्या प्रोसेस है, किस वजह से फूड मूव करता है। तो हमें ये पता है कि फूड बनता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से। अब वो जो फूड है वहां से ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे जरूरत क्या है? यहाँ पे जरूरत ये है कि फूड बनता है सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में। ठीक, अब जो ग्रीन पार्ट्स नहीं है उनको भी तो फूड चाहिए, तो वहां से हमें फूड का मूवमेंट कराना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो रूट से ऊपर की तरफ हो रहा था, यूनिडायरेक्शनल था, बट यहाँ पे डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। कैसे डाउनवर्ड और अपवर्ड हो सकता है? कुछ प्लांट्स में जैसे कि कैरेट हो गया या पोटैटो हो गया या रेडिश हो गया, इसमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ उगते हैं। ठीक है, मिट्टी के नीचे, तो डाउनवर्ड मूवमेंट चाहिए वहां पे फूड का। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स ऊपर की तरफ होते हैं, नीचे तो होते नहीं, तो फ्लावर्स के लिए हमें फूड का मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ। तो फूड का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों, बट वाटर का मूवमेंट अपवर्ड ही होता है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम टिश्यू। हमें पता है फ्लोएम टिश्यू की वजह से होता है। फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स लीव से जो फूड प्रोडक्ट है, अब ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि हम शुगर बोलते हैं, सुक्रोज, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो कंपेनियन सेल्स में वो आते हैं। अब जो फूड मेड इन लीव्स इज लोडेड इनटू सीव ट्यूब्स। अब यहाँ से सीव ट्यूब्स में आ गए। अब ये जो प्रोसेस है इसको चाहिए एनर्जी। ठीक है, अगर
कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो, जैसे कि अगर पानी को आप मूव करा रहे हो ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही इस प्रोसेस में जिसमें कि जो फूड है वो सीव ट्यूब्स में लोड किया जा रहा है, उसको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी, एटीपी मॉलिक्यूल से मिलेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। अब क्या होगा, अब यहां से कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है आपके लिए। क्यों कॉम्प्लिकेट होने वाली है, अगर आपने इसको 1 मिनट भी ध्यान नहीं दिया तो आप फिसल जाओगे। ध्यान दो, बहुत ही आसान चीज है, ठीक। वाटर नाउ एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर। अब देखो, अब सीव ट्यूब्स में क्या है, ये सीव ट्यूब्स है, ठीक है, फ्लोएम है ये, ठीक। और फ्लोएम के पास में क्या होता है, फ्लोएम के पास में होता है जाइलम, ठीक, यहाँ पे जाइलम होता है, ठीक। अब फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में फूड है, ठीक। वाटर नाउ एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर, शुगर के फॉर्म में फूड है। अब जाइलम बिल्कुल पास में ही होता है, तो जाइलम में क्या है, जाइलम में पानी ज्यादा है, जाइलम में पानी ज्यादा है, तो जाइलम से फ्लोएम में पानी आ जाता है, ठीक है, इनटू द सीव ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, ये देखो आप, ऑस्मोसिस बोलते हैं वाटर मूवमेंट को फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे पानी ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जाइलम क्योंकि फ्लोएम के बिल्कुल पास में है, जाइलम में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा है और फ्लोएम में कम है, तो जाइलम से फ्लोएम में वाटर का मूवमेंट हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा कि प्रेशर जो है, अब फ्लोएम में देखो फूड भी है और वाटर भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब ये जो फूड कंटेंट है ये कोई भी चीज अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो अब जो फूड कंटेंट है वो वहां मूव करेगा जहां पे प्रेशर कम है। देखो, दिस हाई प्रेशर, इस हाई प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, एंड इट मूव्स, और यही प्रेशर क्या करेगा, फूड को उन पार्ट्स तक मूव करेगा जहां पे प्रेशर लो है। जैसे कि मान लो ये है प्लांट, ठीक है, ये इसमें लीव्स है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कोई पार्ट है जिसमें कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, तो यहाँ से फ्लोएम में गया, यहाँ से जाइलम ने वाटर दिया और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, इस पार्ट में प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ से फूड यहाँ चला जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम है। इट मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। जैसी प्लांट्स की नीड है, अगर प्लांट्स को फूड चाहिए जहां पे प्रेशर कम है तो वहां पे पहुंच जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर ऊपर के पोर्शन में फूड चाहिए तो वहां पहुंच जाएगा, नीचे के पोर्शन में फूड चाहिए तो वहां पहुंच जाएगा। द फ्लो ऑफ फूड कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया बाई डायरेक्शन होता है। आपको याद क्या रखना है, रिकैप में आपको बातें याद क्या रखनी है कि लीव्स में खाना बनता है, वहां से कंपेनियन सेल्स में होते हुए सीव ट्यूब्स में आता है, और सीव ट्यूब्स फ्लोएम में होते हैं। इस प्रोसेस में हमें एनर्जी लगती है, एटीपी की हेल्प से उस एनर्जी को पूरा किया जाता है। उसके बाद फ्लोएम के पास में जाइलम होता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम में ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि जाइलम में पानी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, फ्लोएम में कम है, तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी का ट्रांसपोर्ट हुआ, इस वजह से प्रेशर बढ़ गया। अब ये हाई प्रेशर जो है ये फूड को वहां ले जाएगा जहां पे प्रेशर कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। और फ्लोएम जो है वो एमिनो एसिड्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में करता है। थैंक यू। जी हाँ, तो बहुत ही लंबा रास्ता तय करके हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन कवर किया, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन किया और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन किया। अब बारी आ गई है एक्सक्रीशन की। सारा काम तमाम हो चुका है, ठीक है। फूड से हमें जो भी एनर्जी लेनी थी वो हमें रेस्पिरेशन ने दे दी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी हो गया उस एनर्जी का। अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें वेस्टेज होता ही होता है, कोई मशीन भी काम करती है तब भी वेस्टेज होता है, ठीक है। अगर आप एक जूसर में जूस बनाते हैं तो जूस तो निकलता है बट वेस्टेज भी निकलता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है। उन वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आज हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे जो कि फोर्थ और आखिरी लाइफ प्रोसेस है। हम एनिमल्स में और प्लांट्स दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। हम एनिमल्स कहें या फिर हम ये कहें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे। मैन इज ऑल्सो एन एनिमल, हम सभी पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस करती है, यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो आज हम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे वो यूरिन से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में यूरिन का फ्लो कैसे होता है, किस वजह से होता है और क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिन के अंदर, तो वो हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। 2 किडनी होती हैं, ठीक है, ये आपको दिख रही हैं, दीज आर द किडनीज। ये एक किडनी थोड़ी सी नीचे है और एक ऊपर है क्योंकि यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बीन शेप्ड की होती है, इट इज इन द साइज ऑफ फिस्ट ऑफ द हैंड, ठीक है, हाथ के साइज की होती है।
यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन कलेक्ट होती है, ठीक है। ये यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिन पास आउट होगी, और ये दो यूरेटर पाइप्स हैं ये, जिनसे यूरिन फ्लो होके यूरिनरी ब्लैडर में आती है, ठीक है। और रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स। अब रीनल कब लगाते हैं हम? जब एक्सक्रीटरी सिस्टम के केस में आर्टरीज यूज करते हैं हम, तो हम वर्ड रीनल लगाते हैं, ठीक है। आर्टरी हमें पता है हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन्स क्या करती हैं? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब देख लेते हैं, जो किडनीज होती हैं वो लोकेटेड होती हैं एब्डोमेन के इधर साइड में, दोनों साइड में एक एक किडनी लोकेटेड है, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? फंक्शन ऑफ किडनी अभी हम पूरा इसके अंदर भी जाएंगे कि नेफ्रॉन्स होते हैं इसके अंदर और वो कैसे वर्क करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जो फंक्शन ऑफ किडनीज है वो है पॉइजनस वेस्ट को रिमूव करना और एक्सेस वाटर को ब्लड से रिमूव करना, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी पासिस टू द यूरेटर्स। उसके बाद यूरिन प्रोड्यूस होगी यहाँ पे किडनीज में, वो पास करेगी ये यूरेटर्स में, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया, ये यूरेटर्स में जो यूरिन पास आउट होगी वो इस यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाएगी और यूरेथ्रा से पास हो जाएगी एट सम पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। द पर्पज ऑफ यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ब्लड एक क्या है? ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। अब ब्लड में क्या होता है, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ब्लड में ही रहते हैं, ठीक है। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से बाहर निकालने का काम कर रही है किडनी। किडनी इज लाइक अ फिल्टर। जैसे आपके घर में आरओ फिल्टर होता है, तो पानी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल के हमें प्योर पानी देता है, ठीक है। वैसे ही किडनी क्या कर रहा है कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल के प्योर ब्लड को बॉडी में सप्लाई कर देता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे आरओ में दो आउटलेट्स होते हैं, एक आउटलेट से फ्रेश वाटर आता है और एक आउटलेट जो बाहर की तरफ होता है, एक पतला सा पाइप होता है, उससे गंदा पानी बाहर निकलता है। तो वैसे ही जो गंदगी है जो कि यूरिन की फॉर्म में है, वो बाहर निकल जाती है यूरेथ्रा से और ब्लड प्यूरिफाई होकर फिर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अब देखते हैं किडनी के अंदर क्या होता है। किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? फिल्टरिंग यूनिट का काम करते हैं। जैसे आरओ में हमारे यहाँ मेम्ब्रेन्स लगी होती है, वैसे ही इन किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फिल्टरिंग यूनिट का काम करते हैं। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको आप सिंपल फॉर्म में भी बना सकते हो। ये बोमेंस कैप्सूल है, इसको आप सिंपल फॉर्म में बना सकते हो, इसको कर्ल करके, और ये कलेक्टिंग डक्ट बना देना। कलेक्टिंग डक्ट किस फॉर्म में है? कलेक्टिंग डक्ट ये जाके कनेक्ट होती है यूरेटर से, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट मतलब इसमें कलेक्ट होती है यूरिन। अब हम देख लेते हैं कि जो नेफ्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो इनमें क्या क्या है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। इनको हम ब्लड कैपिलरीज भी बोलते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, जो कि फॉर्म कर रहा है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, जिसमें कि क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हैं, जो कि ग्लोमेरुलस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल है, इसके बाद क्या फॉलो कर रहा है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि ट्विस्टेड है। अगर आप इतना टफ डायग्राम नहीं बना सकते एग्जाम में, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको ट्विस्ट करके, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पास आउट होगी। अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन करता क्या है, क्या फंक्शन है इसके, और एक्चुअली में यूरिन का फिल्ट्रेशन परफॉर्म कैसे होता है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। नेफ्रॉन हेल्प्स इन फिल्टरिंग नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। द ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस कंटेन्स। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है उसमें क्या होते हैं? उसमें वेस्ट भी होते हैं और जरूरी चीजें भी होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उसमें, क्योंकि ब्लड है तो उसमें तो दोनों चीजें होंगी, वेस्ट भी होगा और न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। अब ये जो फिल्टर है ये बहुत ही इंप्रूव्ड फिल्टर है, आप ऐसे समझो। ये क्या करेगा? सब चीज को फिल्टर नहीं करेगा, ये सिर्फ वेस्ट को ही फिल्टर आउट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें से ब्लड आ रहा है तो उसमें से सब कुछ निकाल दिया बाहर, नहीं, ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही फिल्टर करेगा, और जो बाकी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से ब्लड में भेज देगा। किस तरह से? द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मीन्स जो कि फिल्टर होने के लिए आया है, ब्लड जो है उसको फिल्ट्रेट बोला गया है। उसमें क्या हो सकता है? कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, अमाइनो एसिड्स और कुछ सॉल्ट्स, ठीक है, विच आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड। सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड मतलब जो जो जरूरी है, जैसे ब्लड के लिए जरूरी ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, तो
तो इनको सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। ये देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, तो यहां से वोमेन्स कैप्सूल में आया, उसके बाद यहां से ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या बचता है, सिर्फ वेस्ट सब्सटेंस बचता है जो कि यूरिन होती है और कुछ अनवांटेड सॉल्ट जो कि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट चीजें फिल्टर आउट हो गया और जो वेस्ट बचा वो आगे ट्रांसफर कर दिया गया ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है। अब नेफ्रॉन्स जो हैं वो इस यूरिन को कैरी करते हैं इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट, ये जो एक पाइप सा बना है, ठीक है, ये जाके कनेक्ट हो जाता है यूरेटर से, ठीक है। उसके बाद ये जो यूरिन है ये पास हो जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, और जहां से ये पास हो जाएगी हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी थ्रू यूरेथ्रा। तो ये फंक्शंस है नेफ्रॉन के। आपको जो मेन बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ब्लड वोमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है, वहां पे उसका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। मींस जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स वो फिर से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड वापस से चला जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर चले जाते हैं और वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस आपने सुना भी होगा कि जिसकी किडनियां खराब हो जाती हैं वो लोग डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस में होता क्या है कि ब्लड बाहर लिया जाता है और इस ब्लड में यूरिन है, ठीक है। अगर यूरिन को टाइम टू टाइम पास नहीं किया गया तो वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा और वो एज अ पॉइजन एक्ट करने लगेगा, जिससे कि हमारी डेथ भी हो सकती है अगर यूरिन रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अंदर तो नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे, किडनी काम नहीं कर रही, बट ब्लड को तो फिल्टर करना ही करना है। तो एक पूरा सेटअप लगाया जाता है जिसको कि हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ब्लड को बाहर निकाला गया जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, उसको एक मेम्ब्रेन से पास कराया गया जिसमें एक डायलिसिस सोल्यूशन भी होता है, और वहां से फ्रेश ब्लड वापस से हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। और जो सोल्यूशन होता है उसमें कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूरिन है वो रह जाते हैं। फिर टाइम टू टाइम हमें उस डायलिसिस सोल्यूशन को चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो फ्रेश ब्लड है अब उसको बॉडी में भेज दिया गया, उसमें से यूरिन निकाल ली गई है। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। डायलिसिस इज डन इन द केस ऑफ किडनी फेलियर। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है प्लांट के लिए, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, अगर हम बात करें तो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर वाटर वेपर तो समझ में आता है, ऑक्सीजन समझ में आता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट दिन के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस वजह से रात के टाइम पे प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट प्रोडक्ट और दिन के टाइम पे ऑक्सीजन इज वेस्ट प्रोडक्ट। The oxygen produced during the process of photosynthesis is removed through stomata। हमें पता है प्लांट्स में एक्सक्रीशन गैसेस का अगर एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज आल्सो रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही स्टोमेटा से रिलीज होती है। मींस कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस ऑफ वाटर जो कि वाटर वेपर के फॉर्म में होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज होता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ाया कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर ऐसे कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो ये एक्सक्रीशन हो रहा है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में देखो, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे रबर ट्री में, ठीक है। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में भी एक्सक्रीट होते हैं प्लांट्स में। सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड अलोंग विद डेड सेल्स। प्लांट्स के डेड सेल्स रिमूव होते हैं व्हेन प्लांट्स लूज सम पार्ट्स। कभी कभी प्लांट्स अपनी लीव्स को लूज करते हैं तो वो भी टाइप ऑफ एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट्स में कितने टाइप के एक्सक्रीशन हो गए। सबसे पहले तो गैसेस का एक्सचेंज जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं समटाइम ड्यूरिंग डे एंड समटाइम्स ड्यूरिंग नाइट। और वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। रेजिन्स और गम्स ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। और डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज डेड लीव्स वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है पूरी तरीके से। चारों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि हम इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे। बिलीव मी गाइस, अगर आपने इसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ता हूं मैं, सारे इंटेक्स क्वेश्चंस और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी सिलेबस डिडक्शन नहीं किया है सीबीएसई ने इस बार।